वेलकम टू फिजिक्स अलर्ट। आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीका से कर रहे हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत हम करें फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, कल हम लोग जो दिए थे आप लोगों को ये दिए थे कि ये इस कैपेसिटेंस को सोल्व करना है आपको और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालना है। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया था। ठीक है, कई बच्चों का आया है कि ये क्वेश्चन नहीं बना था। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर हम आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन दे रखा है, इसको थोड़ा और बड़ा करके अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, थोड़ा इंक हम ये बदल लेते हैं ताकि आप लोगों को कलर बदल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है कि इसको सोल्व करना है कि कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि जहां पर जो दिखे उसको सबसे पहले आप सोल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ से आप देखेंगे ए से ये वाला जो दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये आपको सीरीज में नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। अब ये सीसी है सीरीज में, तो ये दोनों मिलाकर अगर एक हम करना चाहे तो कितना आ जाएगा, C/2। आपको पता है कि सीरीज में अगर n कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और सबका वैल्यू सेम है तो कितना होता है, C/n होता है। ठीक है, अगर सबका वैल्यू सेम है तो C/n होता है। अब यहाँ पर दो है यानी कि हो जाएगा C/2। ठीक है, यहाँ पर एक दिख गया, चलिए इन दोनों को मिला के हम लोग एक कर लिए। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है। ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा C और ये मिलके कितना हो जाएगा, फिर से C/2 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के जगह पे आप लोग क्या कर लिए, एक सिंगल C/2 और इन दोनों के जगह पे C/2 यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पर देखिए इसके इक्विवेलेंट आप खींचने की यहाँ पर कोशिश कीजिए फिर से। तो आप कैसे खींचेंगे, अगर दोनों को आप एक कर दिए हैं तो ये देखिए यहाँ पे ए आ गया, फिर यहाँ से हम लोग चले हैं, यहाँ आया। अब यहाँ से ये वाला रास्ता गया था तो इसमें दो लगा हुआ था, इन दोनों को मिला के यहाँ तक हम लोग एक कर दिए हैं जिसका वैल्यू कितना है, C/2। देखिए यहाँ पर C/2 एक ही हम लोग रखे हैं जिसका वैल्यू कितना है, C/2 के बराबर आ गया। फिर यहाँ से क्या हुआ था, C/2 रखने के बाद यहाँ से एक गया था, ठीक है, ऐसे करके और यहाँ पे मिला था, मतलब C/2 के बाद। तो यहाँ से देखिए यहाँ से गया और C/2 के बाद यहाँ पे एक मिल गया है। ठीक है, ये चीज अब बोलेगा कि सर यहाँ पे ऐसे मिला हुआ था वायर, ये C/2। देखिए वायर को नहीं देखा जाता है कि सर यहाँ पे आपको मिलाना चाहिए था तो यहाँ पर आप क्यों मिला दिए, ऐसा नहीं, आप यहाँ भी मिला सकते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर C मिल गया। फिर उसके बाद मिलने के बाद एक इधर देखिए जा रहा था C, तो यहाँ पर C आ गया और ये कहाँ तक पहुंच गया, आपको B तक पहुंच गया। फिर यहाँ से एक डायरेक्ट आपका C था। ठीक है, कुछ भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं है, जो बचा लिख दिए, C था। और फिर यहाँ इन दोनों को मिला के एक यहाँ पर था, तो इन दोनों को मिला के आप एक लिख दिए। अब ये लिखते ही आप लोगों को कुछ और नजर यहाँ पे आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है, इसको देखिए, ये दोनों जो है, ये दोनों पैरेलल में नजर आ रहा है। ये दोनों यहाँ से देखिए, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों सेम ही पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। ये दोनों पैरेलल में है, हाँ पैरेलल में है। तो जैसे ही पैरेलल में, इन दोनों को तुरंत निकाल दीजिए, आप लोग दिखा निकाल दीजिए। तो पैरेलल में है तो सीधा क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि C प्लस C/2 यानी कि 3C/2 आ जाएगा ये। ठीक है, पैरेलल में रहेगा। तो अब फिर आप इक्विवेलेंट अगर आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, अब फिर से आप लोग क्या कर दीजिए, देखिए अब इन दोनों के बदले ये जो दोनों दे रखा है, इन दोनों के बदले अब आप लोगों को एक ही रखना है। तो यहाँ से ए से गए और देखिए यहाँ पर ये दोनों था, इन दोनों के बदले हम क्या करें, एक ही रख दिए, 3C/2। यहाँ पे ये एक ही रख दिए हैं, कितना, 3C/2 रख दिए। फिर यहाँ पे ये गया, देखिए ये दोनों मिल के एक हो गया और ये फिर यहाँ पे C से कनेक्ट होके B पे चला गया। तो देखिए यहाँ से C से कनेक्ट होके B पे चला गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है, B है, ये यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है C वाला और फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है C/2। अभी ये कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, अब देखिए जैसे ही जोड़े हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों आपको किस में दिख गया, दोनों दिख गया सीरीज में। अब फिर से इसको जोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे आप स्टेप लेंगे आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व होते चले जाएगा। अब सीरीज में है, दो ही है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा। इसका कितना होगा, प्रोडक्ट बाय सम, सीरीज में दो है तो। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 15 में आप लोगों को बताया था ये चीज, जाके जरूर आप लोग 15 नंबर लेक्चर देखिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3C/5। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर आप एक कर दिए, तो एक कर दिए, यहाँ पर एक हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के अब और कौन कौन सा बचा है, तो सर एक यहाँ पर C वाला बचा है और एक यहाँ पर बचा है C/2 वाला। अब बताइए कि यहाँ पर एक लगा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब ये दोनों तीनों किस में आ गया, तो ये तीनों आ गया पैरेलल में। अब फाइनली आ गया, ये तीनों पैरेलल में हो गया। तो हम पैरेलल में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3C/5 प्लस C+C/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी पर इसको सोल्व जरूर करेंगे और थोड़ा देखिए एक दो क्वेश्चंस में अगर आप लोग दिमाग लगाते हैं
फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे या फिर हम जैसा किए हैं वैसा वैसा करके जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लोग भागते रहेंगे, ठीक है, ये चीज। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है फाइंडिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहले हम लोग क्या देखे थे कि सीरीज में रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, पैरेलल में निकाल सकते हैं या फिर मिक्स्ड में निकाल सकते हैं। इन तीनों के बारे में देख चुके हैं। देखिए, जब भी आप लोगों को कहीं पर कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन दिखे, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिखे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोले निकालने के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये बात पता करना है कि ये किस में दे रखा है। जैसे अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो पता कर रहे थे, जैसे ही पता चला इसको हम लोग सोल्व कर दिए। तो क्या दे रखा है, देखिए क्या क्या आपको मिल सकता है पॉसिबिलिटी। पहली चीज तो आपको सीरीज में मिलेगा, ठीक है, हो सकता है कि सीरीज में मिले, या फिर हो सकता है कि वो पैरेलल में हो, या फिर हो सकता है कि मिक्स्ड में हो। जो आपको दिखेगा कि हाँ ये मिक्स्ड में है या फिर सीरीज में है, पैरेलल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सोल्व कर देंगे, सोल्व किए भी है क्वेश्चंस। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को दिखे ही नहीं, कॉम्बिनेशन दे रखा है बट पता नहीं चल रहा है कि ये किस में दे रखा है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं, इसमें आप लोग थोड़ा देख कर सोच के बताइए कि ये किस में दे रखा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये बताइए थोड़ा देख के कि किस में दे रखा है ये वाला। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, तो किस में दे रखा है। हाँ, ये देखिए तीनों, कोई कहेगा सीरीज, कोई कहेगा पैरेलल, कुछ भी, यहाँ पे इसको आप देख के बताइए किस में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है ना, क्लियर क्लियर पता नहीं चल रहा है। आप लोग कह सकते हैं कि देखिए सर ये आप सी दोनों पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों है, ठीक है, ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है, इसके बीच में ये जुड़ा हुआ है, और ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ये इसके बीच में जुड़ा हुआ है। क्या दोनों सेम पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में कैसे होगा। तो बोलेंगे कि सर ये तीनों मिला के पैरेलल में नहीं है, तीनों पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से एक और वायर जा रहा है, अगर ये नहीं रहता तब ये रहता, तब ये दोनों आता सीरीज में और फिर ये वाला इसके पैरेलल में आ जाता, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है देख के। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ये किस में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता आप लोगों को नहीं चलेगा। तो वहां पर क्या करना है कि पता नहीं चलेगा तो हम एक मेथड बताएंगे, पॉइंट मेथड। इस मेथड से आप पता कर सकते हैं कि कौन सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो पॉइंट मेथड का यूज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पता करना कि सीरीज है या पैरेलल है। अभी हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इन तीनों से भी सोल्व ना हो, क्योंकि पॉइंट मेथड से तो पता चलेगा सीरीज पैरेलल है, सोल्व तो आप पॉइंट मेथड से कर नहीं सकते हैं। फिर भी अगर नहीं सोल्व हो पता चलने के बाद, तब आप शॉर्ट सर्किट की तलाश करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं इस क्वेश्चंस में कहीं पर शॉर्ट सर्किट है, कैसे है अभी सोल्व करेंगे। फिर आप लोग अगर शॉर्ट सर्किट भी ना दिखे तब आप खोजिए कि कहीं बैलेंस रोटेशनल ब्रिज तो नहीं बन रहा है, ठीक है। इस मेथड से आप लोग सोल्व कर पाएंगे। या फिर अगर इससे भी सोल्व ना हो तो आप देखिए कि सर्किट मेथड से तो नहीं सोल्व होगा। और फिर अगर इससे भी नहीं हो रहा हो तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बेसिकली रेसिस्टर के लिए आप लोगों को पढ़ना है, कैपेसिटर के लिए पढ़ना है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों का ये होगा तो हम बता देंगे कभी कि ऐसा डेल्टा स्टार होता है। तो अगर मान लेते हैं कि इस सातों मेथड में से किसी से आप लोगों को सोल्व नहीं हो रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के फिर बस की बात है नहीं। या फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को नहीं पता कर पा रहे हैं, तो ये 7 मेथड है जिससे आप सर्किट को किसी भी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, थोड़ा पॉइंट मेथड पर ध्यान देंगे और शॉर्ट सर्किट का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला क्या है आपका, ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो गया, पहला नहीं, ये आपका चौथा, ठीक है। ये 4 नंबर शॉर्ट सर्किट। अब देखिए शॉर्ट सर्किट को हम लोग कैसे पहचानते हैं और शॉर्ट सर्किट होता क्या है। सबसे पहले इन चीजों को देखिए। शॉर्ट सर्किट, हिंदी वाले, जैसे शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, लघु, और सर्किट मतलब पथन, नहीं लघु पथन, मतलब कहीं पर सर्किट क्या हो गया कि छोटा हो गया, इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन में समझिए। अगर किसी दो कैपेसिटर के बीच में एक बोल सकते हैं वायर कनेक्ट हो गया है, ठीक है, किसी दो कैपेसिटर के बीच में अगर कोई वायर कनेक्ट हो गया है तो वो कैपेसिटर इफेक्टिव लेस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, दो, और यहाँ पर एक और है, यानी कि ये हमारे पास है 3 कैपेसिटर, ठीक है। ये अगर यहाँ से एक वायर गया और ये वायर यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, देखिए अब ये दोनों, इस दोनों के बीच में एक क्या है, खाली वायर जुड़ गया है। इस प्रकार करने से क्या होता है कि जो भी चार्ज यहाँ से आएगा, जो भी चार्ज यहाँ से आएगा वो इस होके क्रॉस चले जाएगा। क्योंकि कोई भी चार्ज, देखिए कोई भी चार्ज हो चाहे पर्सन हो, फ्री रास्ता का तलाश करता है।
कि हमको कौन सा फ्री है, यहाँ मिलेगा तो उसको क्या स्ट्रेन झेलना पड़ेगा, यानी कि वर्क करना पड़ेगा। ये चार्ज भी चाहता है कि वर्क ना करना पड़े, तो ये क्या होगा, फ्री रास्ते से होकर यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पे क्रॉस करके ऐसे भाग जाएगा, इन दोनों को स्किप कर जाएगा। मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के पास चार्ज गया ही नहीं, तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किटेड है। क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, या फिर इस सर्किट में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर किसी कैपेसिटर के बीच में एक वायर कनेक्टेड हो जाए तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक सर्किट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आप बताइए कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, ये पूछा, यानी कि सी ए बी पूछ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अगर इन सबको आप देखेंगे, ये वाले को आप मिला के इतना कुछ चलिए, ठीक है, ये वाले यहाँ तक लेके चलिए, ये आप लोगों को किस में नजर आ रहा है इतना, ये बताइए। ये सीरीज में नजर आएगा। कैसे कि सर देखिए, यहाँ से जो चार्ज जाएगा ना, वो चार्ज यहाँ से घूम के ऐसे करके फिर यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चार्ज। ठीक है, तो इस सभी से चार्ज का वैल्यू सेम पास करता है। तो चार्ज जब सेम पास करता है तो ये किस में आ गया, ये आपका आ गया सीरीज में। तो सीरीज में आ गया, तो इन सबको आप ऐड करके सबको एक लिख सकते हैं। ठीक है, सबको ऐड करके आप एक लिख सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे सीरीज में, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे करके सबको बना के एक लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए यहां पर जब हम आएंगे, ठीक है, यहां से तो चार्ज आएगा, ए से चलेगा, और यहां पर जब आएगा तो इनको दो रास्ता मिलेगा, एक कुछ चार्ज इधर जाएगा और कुछ चार्ज इधर जाएगा। ठीक है, जरा इस रास्ते में देखिए, तो एक रास्ता ऐसा है, ये वाला यहां पहुंचा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आके इन दोनों को स्किप करके डायरेक्ट यहां पहुंच गया। देखिए डायरेक्ट यहां पर पहुंच गया। अब यहाँ पर इस रास्ते से होके जाएगा तो कैपेसिटर मिलेगा, इस रास्ते से आया और इसी पॉइंट पर आएगा, इस रास्ते से भी घूम के इसी पॉइंट पर यहाँ पे इसको आना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा रास्ता इनको मिल गया, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गया बिना किसी डिस्टरबेंस के। अब डायरेक्ट जब यहाँ पर पहुंच गया बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो ये सारा का सारा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा अब। ठीक है, इनको एक रास्ता ऐसा मिल गया है, ये वाला जो हम अभी आपको दिखा रहे थे, यहाँ से चलने के बाद ये रास्ता ऐसा मिल गया है जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि ये सारा, ये जो है इतना सब इफेक्टिवलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा इसका सर्किट में रहे चाहे ना रहे। फिर ये वाला और ये वाला ये भी इफेक्टिवलेस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। कितना बड़ा सा क्वेश्चन था और ये सारा का सारा यहीं पर सोल्व हो गया। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट पता चल गया तो अब क्या करेंगे, एक तो दो बचा, फिर दो बचा, ये दोनों रहेगा। ठीक है, ये दोनों सर्किट में रहेगा और इसके बीच में ये सारा इफेक्टिवलेस हो जाएगा और सिर्फ एक यहाँ पर वायर चलाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से 2 आ गया। अब यहाँ से ए से बी पर आप चले गए, ऐसे जो चार्ज आएगा सब इसी होके जाएगा, मतलब तीनों से सेम चार्ज पास करेगा, यानी कि तीनों किस में होगा, आपका सीरीज में आ जाएगा, और सीरीज में आएगा तो सी ए बी हो जाएगा 2/3 माइक्रो फैराड के बराबर। तो ये आपका है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन बता रहे थे कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किस तरीका से हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 3 कैपेसिटर है, 1 2 और 3, एक वायर यहाँ से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से एक वायर ऐसे आ गया। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ आएगा और देखिए यहाँ से जाएगा तो सीधा सर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से जाएगा ना तो यहाँ जाने के बाद एक ऐसा मिलता है जो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो एक यहाँ पर क्यों नहीं क्रॉस कर जाएगा ये, जो फिर यहाँ पर दो मिल जाए। मतलब शॉर्ट सर्किट तो तब होता है जो डायरेक्ट पहुंच जाए, इसके बीच में ये वाला अगर वायर नहीं होता ना तो ये शॉर्ट सर्किटेड होता, लेकिन ये वायर तो यहाँ पर आ गया है, तो अब ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं रहा। तो किस में है जरा बताइए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं चल रहा होगा किस में है, सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड है पॉइंट मेथड। ये हमको क्या करता है, पता करके दे देता है कि आपका ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड याद रखिए। देखिए इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, यहाँ पर देखिए पहले काम क्या कर ले, जहां पर भी जंक्शन है, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में यहाँ पर एक जंक्शन है। ठीक है, ये वाला जंक्शन है। एक जंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक जंक्शन आपका यहाँ पे है और एक जंक्शन आपका यहाँ पे। जंक्शन का मतलब था जहां पर दो वायर मिलता है, कम से कम 3 वायर। ठीक है, 3 डायरेक्शन से, तो 1 2 और तीनों से आके मिल रहा है यहाँ पे, तो ये चीज आ गया।
अब देखिए जहां भी जंक्शन है उसको एक पॉइंट मान लीजिए, जैसे इसको मान लीजिए पॉइंट। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट है ए। तो यहाँ पर देखिए हम मान लिए इसको क्या मान लिए ए। तो एक यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसको मान लिए ए, ठीक है, ये पॉइंट को हम ए कह दिए। फिर इस साइड भी ये है, ये वाला जंक्शन जो है बी के बराबर है, तो इसको आप लोग कह दीजिए यहाँ पर कि ये पॉइंट हो गया सर बी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये हम बी मान लिए। अब एक पॉइंट है सर यहाँ पर डी। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए डी और बी, डी से एक रास्ता ऐसा है जो बी पॉइंट पर जाता है बिना किसी डिस्टर्ब के, मतलब बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना कैपेसिटर ना सेल, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर सीखेंगे कि डी और बी दोनों एक ही पॉइंट है। अगर किसी पॉइंट से कोई भी एक रास्ता वैसा जाता हो जो बिना किसी डिस्टर्ब के जाता हो, डायरेक्ट जाता हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, ये हमेशा होगा, ठीक है। कम से कम एक रास्ता जाना चाहिए। इसका मतलब है डी पॉइंट कहाँ होगा, डी पॉइंट वही होगा जहां पर बी पॉइंट है आपका। देखिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों एक ही जगह है। अब अगर ई पॉइंट की आप बात करेंगे तो ई पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, देखिए ई से एक रास्ता जाता है ए पर, मतलब ई पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, ए के पास ही हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब इतना पॉइंट करने के बाद अब आप एक काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, अब कैपेसिटर पर ध्यान देंगे। बताइए कि ये कैपेसिटर किसके बीच में जुड़ा हुआ है, बस सिंपल सा है। तो सर ये कैपेसिटर ए और डी के बीच में जुड़ा हुआ है। तो ए पॉइंट कौन सा है, तो सर ए पॉइंट आपका ये है, और डी कौन सा है, सर डी है। जोड़ दीजिए इसके बीच में एक, देखिए जोड़ दिया हम लोग, एक कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ दिए। चलिए ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया आपका खत्म। अब ये डी और ई के बीच में है, एक ये वाला डी और ई के बीच में है सर, तो डी पॉइंट कहाँ है सर, सर डी पॉइंट यहाँ पे, यही पॉइंट डी है, मतलब बी पॉइंट ही डी है, और ई यहाँ पे है सर, ये दोनों। फिर इसके बीच में एक आप जोड़ दीजिए, लिखिए जोड़ दीजिए, केला खत्म। फिर ये किसके बीच में है सर, तो ये है सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में, सॉरी सी नहीं सर, ई और बी के बीच में। तो ई कौन सा है, ये, और बी है, फिर एक बार यहाँ पर जोड़ दीजिए आप। देखिए हो गया काम खत्म। ये पॉइंट मेथड लगाए, पता चल गया ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, आंसर हो जाएगा 3c के बराबर। तो सबसे जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस में ये पता करना, और ये पता करते हैं हम लोग पॉइंट मेथड से। अब ये क्वेश्चन भी आपका उसी प्रकार का है, सेम है, बस एक्स्ट्रा क्या हुआ है कि यहाँ पर एक ये चीज बढ़ गया है, सी। अब सी बढ़ जाने से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए फिर से हम लोग इसको जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। ये पॉइंट आपका है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है ना, चूंकि इससे जुड़ा हुआ है। एक जंक्शन यहाँ पे इसको डी मान लिए, एक ई मान लिए, ये वाला जंक्शन को ई मान लिए हम लोग, और ये तो आपका बी है ही, ठीक है, ये आपका बी है ही, ये चीज हम लोग मान लिए पिछला वाला की तरह। अब पॉइंट को लोकेट कीजिए, सर ये पॉइंट आपका ए है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाला लास्ट वाला पॉइंट आपका बी है, ये वाला पॉइंट बी है, या फिर ये आपका बी है, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट है ये। अब एक पॉइंट सर यहाँ पर डी है, लेकिन देखिए सर डी से एक ऐसा रास्ता जा रहा है जो डायरेक्ट बी पर जा रहा है, मतलब डी और बी दोनों सेम ही पॉइंट है, डी और बी दोनों क्या है, सेम ही पॉइंट है। अब ई बताइए, ई से कोई रास्ता ऐसा किसी पॉइंट पे जा रहा है, तो आंसर होगा नहीं सर। देखिए पहले क्वेश्चन में से जा रहा था, लेकिन अब नहीं जा रहा है सर, बीच में आ गया, मतलब ई कोई अलग पॉइंट है, ये ई क्या हो गया, कोई अलग पॉइंट है। अब आप जोड़ दीजिए, जैसे ये किसके बीच में लगा हुआ है, ये है ए और डी के बीच में, तो आप ए और डी के बीच में ये वाला एक लगा दिए, चलिए खत्म, इसका काम खत्म। ये किसके बीच में है, तो ये डी और ई के बीच में है, ये डी और ई के बीच में है। तो डी कहाँ है, डी कहाँ है, डी पॉइंट, यही आपका डी पॉइंट हो गया, ये वाला, मतलब यही पॉइंट डी और ई इसके बीच में लगा दिए सर, चलिए यहाँ पे लगा दिए। फिर इसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे, और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये दोनों किस में आ गया, अब लगाने के बाद पैरेलल में आ गया। जब दोनों को मिला के एक कर देंगे तो ये वाला और ये सीरीज में आ जाएगा, और फिर दोनों को सीरीज मिला के एक कर देंगे तो ये जो एक आएगा वो, और ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5c/3। आप लोग खुद से इसको सोल्व करेंगे। तो ये था आपका कौन सा मेथड, पॉइंट मेथड था, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं हम लोग बैलेंस रिफ्लेक्शन ब्रिज के बारे में। इस पर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। मीटर ब्रिज जो आपका है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। बैलेंस ह्यूटस्टोन ब्रिज क्या है, इसको पहचानने का क्या तरीका है, क्या कोई फॉर्मूला है इसको पहचानने का, तो आंसर होगा, देखिए सर बैलेंस्ड को पहचानने का तरीका है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये आपके नजर का खेल है कि अगर आपको दिखता है तो पहचान पाएंगे, नहीं दिखता है तो नहीं पहचान पाएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये एक तरह का ब्रिज टाइप का होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए से आया है, यहाँ पे ऐसे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। मतलब दो यहाँ से गया ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और बीच में एक लगा हुआ, ये सीरीज पैरेलल नहीं है। अगर आप लोगों को पता चलता है तो बताइए कौन सीरीज कौन पैरेलल। ये दोनों आपको पैरेलल में नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट के बीच नहीं है, ये भी दोनों नहीं है,
ये है कौन सा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका इस तरीका का होता है कि यहाँ से जो पॉइंट है ए, यहाँ से ऐसे गया तो ये आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसी व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर दोनों कोने वाले का मल्टीप्लाई, ये दोनों C1 और C3 का मल्टीप्लाई, जो भी कैपेसिटेंस दे रखा है उस कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई अगर C4 और C2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अदरवाइज ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या समझ में आया? ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर लिखना चाहे तो इस बात को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप लोग लिखिए, ठीक है। 5 कैपेसिटर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 5 कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C4 and C5 are connected as shown in diagram is called व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब लिखना है कि इफ C1 इक्वल इंटू C3 इक्वल टू C2 इंटू C5 देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कॉम्बिनेशन है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन अगर कोने वाले का मल्टीप्लाई, ऐसे आप लोग याद रखेंगे, इक्वल हो तब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में C5 बिकम इफेक्टिवलेस, यानी कि C5 जो है इफेक्टिवलेस हो जाता है बीच वाला, और इसका सर्किट में कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। जब कोई वैल्यू नहीं रह जाता है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हटाने के बाद ये दोनों बच गया, ये दोनों बच गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, और फिर ये दोनों मिलके पैरेलल में आ जाएगा, तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आप लोगों को सीरीज, पैरेलल, शॉर्ट सर्किट किसी से पता नहीं चले, मिक्स्ड भी नहीं पता चले, तो ढूंढिए कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से 2 वायर गया है। अब देखिए कोई सोचेगा कि सर यहाँ पे ऐसे गया तो आप ऐसे वायर लिए हुए थे तब ना व्हीटस्टोन ब्रिज होता था। अरे वायर को देखिए, वायर को आप ऐसे ही करते, क्या फर्क पड़ता है, वायर तो वायर ही है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से 2 जाना चाहिए, देखिए यहाँ से 2 गया है, ठीक है, 2 वायर जाना चाहिए, बीच में इस प्रकार से होना चाहिए और फिर दोनों इधर से आना चाहिए। ये इसी प्रकार का है व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब इसको आप लोगों को सोल्व करना है व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो आप चेक कीजिए, अगर देखिए अनबैलेंस रहेगा तो आप लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, अनबैलेंस होगा तो नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिएगा। अगर बैलेंस है तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले चेक कीजिए बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखिए, 4 इंटू 8 यानी कि 32, 16 इंटू 2 32, हाँ ये तो बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस है तो 20 को आप क्या करेंगे, हटा दीजिए सर्किट से, और 20 को हटा दीजिएगा तब तो ये सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया, ये इस प्रकार से सिंपल हो गया। यहाँ पे है ये 20, देखिए 4 इंटू 8 इक्वल टू 2 इंटू 16, अब ये 20 हो गया इफेक्टिवलेस। 20 को आप सर्किट से यहाँ पे हटा दीजिए, बीच से गायब कर दीजिए। अब ये 4 और 16 बचा, ये दोनों सीरीज में बचा, तो कितना क्या हो जाएगा, 2 का प्रोडक्ट बाय सम, 4 इंटू 16 बाई 20 यानी कि 16 प्लस 4 20, ये 16 बाई 5, फिर ये दोनों किस में बचा, फिर ये दोनों बचा आपका सीरीज में, फिर आपको ये प्रोडक्ट बाय सम आ जाएगा। अब ये दोनों को मिला के एक बचा आपके पास। ठीक है, ये दोनों को मिला के एक, जिसका वैल्यू 16/5, और फिर इन दोनों को मिला के एक। अब ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों पैरेलल में आ गया, तो ऐड कर दीजिए, देखिए आसानी से सोल्व हो गया। अगर आप सीरीज पैरेलल मेथड से अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करते तो सोल्व होता ही नहीं, क्योंकि सीरीज पैरेलल में है ही नहीं, एक दूसरे टाइप का है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि किस तरीका से हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बुक में जो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का 1-2 क्वेश्चंस होगा, आप लोग सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, हम डायग्राम बनाते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, घर पे पहले ये चलिए हम एक बना देते हैं, ये कैपेसिटर, एक क्वेश्चंस दे देते हैं। हाँ ये वायर जुड़ा हुआ है यहाँ से, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ये कैपेसिटर ही हम बना रहे हैं आप लोग। हाँ
चलिए ये आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। जितने कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं सबका वैल्यू सी है, ठीक है, सबका वैल्यू सी है, जितना है सबका सी है। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए आप इसको सोल्व करके बताइए कितना आता है आपका आंसर, ठीक है। आप लोग करेंगे घर पे, कम से कम एक तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग सर्किट मेथड। ये जितना सारा मेथड था, पहले क्या था सीरीज, सेकंड में पैरेलल, फिर थर्ड था मिक्स, फिर चौथा था शॉर्ट सर्किट मेथड, फिर पांचवा था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, और ये क्या है, छठा है आपका सर्किट मेथड। ठीक है, सर्किट मेथड जो है ना सबसे ज्यादा हम लोग सोल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग को पढ़ना होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, उसका यूज है। तो वहां पर कैसे पढ़ेंगे, तो रेसिस्टेंस अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो रेसिस्टेंस निकालने में भी सर्किट मेथड का यूज किया था। सर्किट मेथड ही नहीं, जितना सारा आप लोगों को मेथड पढ़ा है सबका यूज रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने में किया जाता है। तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो सर्किट मेथड का जो है ना जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन है, वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। इसीलिए ज्यादा हम लोग सर्किट मेथड यहाँ पर नहीं करेंगे, बस आप लोग के क्वेश्चन से हम लोग समझा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग इसको बचा कर रखेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट की बात करेंगे और कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट क्या होता है, तो आप लोगों का क्या डिफिनेशन होगा, जरा सोचिए और बताइए। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट याद आ रहा है नहीं, आप चलिए डिफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं नंबर्स ऑफ कैपेसिटर, रेसिस्टर, सेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा कनेक्टेड, ठीक है, अगर कनेक्टेड है कहीं पर ये सब चीजें तो ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट बनाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट की अगर बात करेंगे तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर रहेगा। ये अभी जो पहले बताए थे तो सर्किट हम बताए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं सर्किट बताए। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट में एक चीज क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर होता है, फ्यू नंबर ऑफ रेसिस्टर्स होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो यहाँ पर कैपेसिटर ज्यादा होगा और रेसिस्टर क्या होगा, सेल क्या होगा, ये सब कम होगा। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट बोलेंगे। अब ये सर्किट होता है दो तरह का, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। डिटेल से पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सर्किट के बारे में। तो यहाँ पर दो होता है, एक आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करता है और क्लोज सर्किट में करंट पास करता है। अब यहाँ पर ओपन मतलब है खुला हुआ है तो सर करंट पास करेगा नहीं, खुला हुआ है तो पास नहीं करता है, क्लोज्ड है तो पास करता है, यहाँ पर इस तरह का होता है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि कैसे इसको सोल्व करेंगे हम लोग सर्किट मेथड से, ठीक है। ये आपका है क्यूब और क्यूब के जितने सारे साइड है, ठीक है, दिख रहा है सभी साइड पर सीसी करके कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कितना होगा। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ए और बी जहां पर इंड दे रखा है, कहां पर इंड दे रखा है इसका, ए और बी कहां पर दे रखा है, ये देखिए आप, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लोग सेल जोड़ देते हैं, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर जोड़ देते हैं हम लोग एक सेल। अब सेल जोड़ने से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर हम लोग सेल जोड़ देते हैं जिसका ईएमएफ है आपका ई के बराबर, ठीक है, इसका ईएमएफ है ई के बराबर। देखिए जैसे ही सेल जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। क्योंकि कैपेसिटर का काम ही है चार्ज को पास करवाना या फिर चार्ज स्टोर करना, तो ये सब मिलके क्या करेगा, चार्ज को खींचने रहेगा। हम मान लिए कि इधर से जो चार्ज खींचता है वो 6Q खींचता है। कितना चार्ज खींचता है, 6Q के बराबर। हम मान सकते थे Q, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 6Q माने, Q भी आप मान सकते हैं, लेकिन 6Q मानने का एक कारण है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ना उसमें जो सोल्व करेंगे तो आसानी होगा, जो यहाँ पर आपको पता चलेगा। अब देखिए ये जो ईएमएफ लगा हुआ है, ई सेल जो लगा हुआ है वो किसके बीच में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ए और बी के बीच में, ठीक है, और इसी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसके बीच में अगर आपको ईएमएफ पता है और यहाँ पर चार्ज पता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V के बराबर, यानी Q कितना पास कर रहा है 6Q और V कितना है पोटेंशियल E के बराबर है। अगर आप 6Q बाई E निकाल लेते हैं इसका मतलब है कि आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे A और B के बीच में, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 6Q चार्ज जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ गया, यहाँ इनको मिला तीन रास्ता, ठीक है, एक ये वाला, एक ये और एक ये। अब देखिए सभी रास्ते अगर आप क्यूब की बात करेंगे तो सभी रास्ते समान है, तो ये क्या होंगे, सब में इक्वल इक्वल बट जाएंगे, यानी 2Q उधर भाग गया, 2Q इधर भाग गया, 2Q इधर भाग गया। अब ये वाला 2Q देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ मिला इसको दो रास्ता, Q इधर चल जाएगा और Q इधर चल जाएगा, बट गया। अब अगर यहाँ पर आप Q लेते ना तो यहाँ पर Q बाई 3 आता, Q बाई 3 Q बाई 3, फिर यहाँ पर Q बाई 6, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, ठीक है, सोल्व करना। बाकी चीजें आंसर सेम ही आती। यहाँ पे Q चला गया। फिर उसी प्रकार से देखिए इस रास्ते में अगर 2Q यहाँ से जा रहा है, 2Q यहाँ जाने के बाद इधर थोड़ा Q चल जाएगा और इधर Q चल जाएगा,
फिर इसमें भी देखिए यहाँ पर टू क्यू जा रहा है, तो यहाँ आने के बाद जहाँ मिलेगा इधर क्यू चल जाएगा, इधर क्यू चल जाएगा। फिर सब मिलके क्या होगा, टू क्यू इधर से आया, फिर टू क्यू इधर से आया, यहाँ पे एक देख ही लीजिए, यहाँ से आया, आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, इधर से भी क्यू आ रहा है, ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा, टू क्यू आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ से आ रहा है क्यू, और इधर से एक आ रहा है क्यू, देखिए यहाँ पे आ रहा है, फिर मिलके टू क्यू। फिर यहाँ से देखिए इधर जा रहा है क्यू, और इधर से आ रहा है क्यू, फिर मिलके टू क्यू, और फिर मिलके कितना आ गया, सिक्स क्यू आ गया। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। ये चीज अब देखिए यहाँ पर जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जितना सारा वोल्टेज होता है ना किसी क्लोज लूप में, वो जीरो के बराबर होता है। जो भी वोल्टेज होता है किसी क्लोज लूप में, वो जीरो के बराबर होता है। अब किसी एक क्लोज लूप का हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से देखिए क्लोज करके बंद करके हम यहाँ सिलेक्शन करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ से रास्ते हैं, लेकिन हम इसका सिलेक्शन करते हैं। आप किसी का भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। हम इसका करते हैं। इस लूप में जितना सारा वोल्टेज होगा सबका सम हमेशा जीरो होगा। तो अब यहाँ पर देखिए यहीं से हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इधर की डायरेक्शन में। तो ईएमएफ है इसका, ये भी तो एक तरह का वोल्टेज है, ये ईएमएफ वोल्ट में होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस ई, माइनस ई क्यों, क्योंकि सेल अपना ये कर रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है, ये अपना नुकसान कर रहा है, ये दे रहा है, इसलिए माइनस। अब यहाँ से चले, देखिए रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, रास्ते में एक एलिमेंट यहाँ पर ये पड़ा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा आप जानते हैं, Q इक्वल टू सी भी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो ये कितना है, टू क्यू इधर से जा रहा है, और इसका कैपेसिटेंस सी है, यानी कि टू क्यू बाई सी, इसके बदले लिख दिए। फिर रास्ते में गए तो यहाँ पर एक मिला सी, तो ये आ जाएगा क्यू जा रहा है, तो क्यू बाई सी यहाँ से आ गया। फिर रास्ते में यहाँ से इस रास्ते से यहाँ पर मिला टू क्यू, आ जाएगा टू क्यू बाई सी, और सबका सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए ई को आप इस साइड कर लिए, यहाँ पे इस साइड कर लिए हैं ई को। फिर यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, दो एक तीन दो पाँच, यानी फाइव क्यू बाई सी, यानी यहाँ पे क्यू बाई सी इक्वल टू आ जाएगा ई बाई फाइव। फाइव को इधर कर दिए। मेरा पर्पस क्या है, सिक्स क्यू बाई ई निकालना है, यानी कि यहाँ से आप सिक्स क्यू बाई ई निकाले। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर दिए, क्यू बाई सी। अब यहाँ से आप सिक्स को और सिक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब ई को यहाँ नीचे ले आए और सी को यहाँ ऊपर भेज देंगे, यानी कि सिक्स क्यू बाई इक्वल टू आ गया फाइव सी, सिक्स सी बाई फाइव, और इसका आंसर हो जाएगा सिक्स सी बाई फाइव के बराबर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। सी इक्विवेलेंट यही है ना, सिक्स क्यू बाई ई, तो यहाँ पर सिक्स क्यू बाई ई निकल कर सामने आ गया। तो ये था आपका सर्किट मेथड का जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से इनको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ है, यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है। ये प्लेट कैसा होगा, तो ये जैसे आपका ये है ना, ये सरफेस है, समझिए ये वाला क्या है, सरफेस है आपका, ठीक है। ये ऐसे करके प्लेट है, और ये एक प्लेट है, और इस प्लेट के बीच में क्या हुआ है, इतना में एक मटेरियल भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, केएल है। जरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला आप रिवाइज कीजिएगा। इस सॉरी K1 है, इसमें क्या है K2 है, इसमें क्या है K3 है। तो बताना है कि सी ए बी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए कि देखिए ये जो मिल के है ना, ये वाला मिल के एक कैपेसिटर बना रहा है, ये वाला दूसरा कैपेसिटर बना रहा है, ये तीसरा कैपेसिटर बना रहा है, और तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। कैसे, देखिए सब एक ही पॉइंट के बीच में, इसी प्लेट के बीच में सब कनेक्टेड है, ठीक है, इसी दोनों प्लेट के बीच में। तो ये तीनों पैरेलल में हो गया, यानी C1 C2 C3 पैरेलल में आ गया, ए और बी के बीच में। तो आप इसको C1 निकाल लीजिए। तो C1 क्या होता है, C इक्वल टू पैरेलल प्लेट में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ए अपॉन डी, और यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका K1, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट ए एरिया कितना हो जाएगा, देखिए 3 है, ये एरिया प्लेट एरिया ए था, ये 3 भाग में बट गया है, तो ये एरिया हो जाएगा A/3, एप्सिलॉन नॉट A/3 K1 इंटू डी, ये आपका डी हो गया, सबके लिए डी बराबर है, ये डी आ गया। फिर C2 के लिए आ गया यहाँ पर K2 आ गया, फिर ये आ गया। अब तीनों को यहाँ पर रख लीजिए, पैरेलल में है, तो यहाँ से आप लोगों को सोल्व हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीका का ये क्वेश्चन है, ठीक, आप खुद से दिमाग लगाइएगा। आंसर तो हम यहाँ पे लिख ही दिए हैं सबका, C1 C2, ठीक है, लेकिन ये तीनों हो जाएगा आपका सीरीज में, क्योंकि सब एक पॉइंट के बीच में, सीरीज दिख भी रहा है, 1 2 3, ठीक है, सीरीज में आपको दिख ही रहा है, पॉइंट यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। तो इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस गिने चुने ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, अगर आप बोलेंगे, ठीक है, आप लोग का डिमांड होगा तो मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, बाकी तो चलती रहेगी। जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस जब भी होगा तो कैपेसिटेंस का क्वेश्चन चलता ही रहेगा। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 2। जितने सारे चीज थे मैंने सब आप लोगों को कवर कर दिया है यहाँ पर 16 क्लास में। और जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ भी मेरे ख्याल से 16 से 20 क्लास के आसपास लगा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो कम्प्लीटली पूरी तरीका से खत्म हो चुका है। आप लोग बुक जाके सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी बना सकते हैं, या फिर आप एससी वर्मा कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप लोगों को बनेगा। अगर कोई डाउट होता है कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जो ऑफलाइन क्लासेज है उसमें भी हम आप लोग को डॉट फिर से बताएंगे ही, और जो लाइव क्लास जब लेंगे तो वहाँ भी आप लोगों को डॉट बता दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हाँ, रिवीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवीजन हमेशा करते रहिए ताकि आप लोग किसी चीज़ को भूले नहीं, ठीक है। जब हम लोग मिलेंगे फिर ऑफलाइन क्लास में, लाइव क्लास में, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।